और उसके बाद जो दूसरा जो मुख्य दस्तावेज़ रहेगा पीडीएफ के लिए या जेपीजी के लिए जो बात कर रहे हैं, हस्ताक्षर जो है 20 से 50 केबी के बीच में हस्ताक्षर रहना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच में। ये जो एक एक्स्ट्रा 20 ऐसे आ गए हैं तो इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, इसको ऐसे ही रहने दें। 20 से 50 केबी के बीच में, 20 to 50 केबी, इसके बीच में ही इनकी क्या होनी चाहिए, साइज़ होनी चाहिए, इससे न कम इससे न ज़्यादा। और उसके बाद जो है अब आपको जो पीडीएफ्स बनानी है वो 100 केबी की साइज़ में बनानी है। 100 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 केबी के अंदर तक आपको साइज़ की बनानी है। और वो पीडीएफ्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे पहली 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जिनके दोनों साथ में हैं उनको साथ में बनानी, वो एक ही जिनके कंसोलिडेटेड है प्रमाण पत्र और अंक तालिका साथ में उनको साथ में, जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट है उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ में, इसलिए एक ही पीडीएफ बनेगी। और जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग हैं उनको आप एक साथ में करके एक साथ पीडीएफ बना देना। और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेम जैसे 10वीं की, और ध्यान रखना है 100 केबी साइज़। और स्नातक की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, स्नातक से मेरा तात्पर्य है कि आपके जो कंप्यूटर सेक्शन की जो भर्ती है इसमें जो आपके ग्रेजुएशन के लेवल की, ग्रेजुएशन स्नातक के समकक्ष जो आपकी कंप्यूटर की योग्यता है इस परीक्षा से संबंधित वो अंक तालिकाएँ, ये आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की अंक तालिका और प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, ये वो है जो मुख्य जो आपकी योग्यता थी, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वरिष्ठ हो या जो बेसिक और वरिष्ठ जो है उनके अंदर जो मुख्य जो आपकी योग्यता थी, शैक्षिक योग्यता, कंप्यूटर का जो भी आपको कोई डिप्लोमा है, बीसीए वगैरह जो भी हैं, पीजीडीसीए वगैरह, तो वो जो मुख्य दस्तावेज़ है वो यहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ बनानी है, वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो 100 केबी साइज़ उसकी भी होनी चाहिए। आरएससीआईटी प्रमाण पत्र यदि इसमें लागू है तो वो भी आपको उसका प्रमाण पत्र की आपको 100 केबी की पीडीएफ बनानी। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर वो होगा जो अंतिम शिक्षण संस्थान का होगा। अंतिम शिक्षण संस्थान से मेरा तात्पर्य जहाँ आपने अंतिम बार, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से आपने अंतिम बार रेगुलर, नॉन कॉलेजिएट या नॉन रेगुलर नहीं, रेगुलर जहाँ नियमित अध्ययन किया हो उस संस्थान का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, उसकी भी आपको 100 केबी पीडीएफ बनानी। जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के जो जाति प्रमाण पत्र हैं उनकी आपको पीडीएफ बनानी होगी 100 केबी की। फिर बात करते हैं मूल निवास की, तो मूल निवास प्रमाण पत्र की भी आपको पीडीएफ बनानी होगी। इस तरह से ये मुख्य दस्तावेज थे, इनकी आपको पीडीएफ जो है फॉर्म भरने से पूर्व आपको ये तैयार करनी है। जब आप सभी पीडीएफ बना लेंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से फॉलो करनी है जैसे जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो के अंदर ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है। आपके 5 मिनट बचाने के चक्कर में अपने आप पूरे फॉर्म को गड़बड़ कर सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक जो आपको बाद में बहुत पछतावा दे सकती है, इसलिए पूरा शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी जो आपके दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जो भी सूचनाएँ होंगी वो आपको इसी चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करना है। लगभग सभी, मैं मान सकता हूँ कि सभी अभ्यर्थियों को एसएसओ लॉगिन करना आता है। एक चीज़ और है जो आप इसको है फॉर्म को है ना फ़ोन पर भरने की ट्राई नहीं करें। मोबाइल फ़ोन पे जो है आप इसको ना भरें, या तो आप पीसी से भरें, पर्सनल कंप्यूटर पीसी, या लैपटॉप जो है, या ई मित्रा के माध्यम से आप जाके ई मित्र वालों से आप भरवा सकते हैं। ये 3 आपके पास ऑप्शन रहेंगे और जहाँ तक है आप खुद भी इसको भर सकते हैं, तो देख लें जैसे आपको सूटेबल हो आप इसको भर सकते हो। एसएसओ लॉगिन करना है। एसएसओ का जो आपका मेन पेज होता है, लॉगिन पेज, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी और यहाँ पासवर्ड, अपनी एसएसओ आईडी और यहाँ पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जो लॉगिन आपको दिख रहा है यहाँ, लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में जो विंडो रहेगी वो कुछ इस पर, ये देख सकते हैं लॉगिन विंडो जो आपके सामने है। एसएसओ डैशबोर्ड के अंतर्गत अभ्यर्थी अब क्या करेगा, अब आपको ये G2C जो है एप्लीकेशंस होते हैं G2C, ये आपके ज़्यादा नहीं रहेगा, मोस्टली यही खुला हुआ रहेगा। जैसे G2C रहेगा ओपन, किसी ने गलती से ये जो प्लस वाला आइकन है ना, अगर किसी ने क्लिक कर रखा हो तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है ताकि ये सारे ऑप्शंस आ जाएँ। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है, ये अशोक स्तंभ का चिन्ह ऐसे दे रखा होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के 2 होते हैं, एक रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट और एक होता है, एक रिक्रूटमेंट 2 होता है, स्टेक आती है। तो आपको इसी नॉर्मल वाले रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंतर्गत माई रिक्रूटमेंट बटन प्रदर्शित होगा, अभ्यर्थी इस पर क्लिक करें। अंडर द रिक्रूटमेंट पोर्टल माई रिक्रूटमेंट टैब विल बी शोवन, कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन दिस
बटन, जैसा कि आपके सामने दिखा हुआ है इस पॉपअप आइकन के अंदर। ये देखो आप माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन रहेगा होम के जस्ट पास में, यहाँ माई रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करोगे। माई रिक्रूटमेंट का क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार से क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे जो माई रिक्रूटमेंट खुलेगी। माई रिक्रूटमेंट खुलने के बाद में यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई रिक्रूटमेंट, ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वगैरह इस प्रकार से रहेंगे। उसमें ही एक लास्ट में अंतिम ऑप्शन जो रहेगा वो अभी रहेगा आपके डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म का। अभ्यर्थी को इस पर क्या करना है, अपने को क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप अगले जो इंटरफेस है या अगले पेज पे आप पहुंच जाओगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। जो आपने फॉर्म्स भर रखे हैं जी, या जिनका एग्ज़ाम दिया वो आपके इधर सामने शो होंगे, रो के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। उसी के सामने जस्ट आपके वो रहेगा फॉर्म का ऑप्शन रहेगा अप्लाई नाउ का, जो अभी आप एलिजिबल रहो जिसके लिए, उस पर आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक। अभ्यर्थी जिस परीक्षा हेतु विस्तृत आवेदन पत्र भरना चाहता है उसके यानी जस्ट उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है आपको। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने 2 पॉपअप विंडो प्रदर्शित होगी। पहले पॉपअप में 2 संदेश प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी को उस निर्देश को पढ़ना होगा और चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करना होगा, फिर ओके बटन क्लिक करना होगा। ओके बटन क्लिक करने के बाद में फिर से एक पॉपअप प्रदर्शित होगा, इसमें लिंक का उल्लेख होगा। अभ्यर्थी को लिंक पर क्लिक करना होगा जो अभ्यर्थी को निर्देश पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को सभी निर्देशों को पढ़ने के और ओके बटन पर क्लिक करना है। सिंपल सी चीज़ें, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब बताते हैं आपके अंदर 2 पॉपअप कौन से ओपन होंगे। इस प्रकार से ये पॉपअप होंगे। ये पहला पॉपअप होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और ये यहाँ पे आपको इसे चेकबॉक्स को करना है ओके करके, फिर ओके कर देना है, चेकबॉक्स करके ओके कर देना है। इसके बाद सेकंड पॉपअप जो होगा, ये फर्स्ट पॉपअप है, सेकंड कुछ इस प्रकार से रहेगा आपके सामने। सेकंड में एक लिंक रहेगा और वही सेम चेकबॉक्स वाला सिस्टम रहेगा। तो आपको लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म की जो इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, जो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट एक बार ओपन करके वापस इसी पेज पे आके आपको क्या करना है, चेकबॉक्स जो रहेगा चेकबॉक्स को आपको करके फिर ओके कर देना है। ये ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप अगले इंटरफेस पर, जैसे ही आप अगले पेज पर आओगे तो बेसिक डिटेल्स आएगी। तो बेसिक डिटेल्स में जो रहेगा वो आपका मोस्टली डाटा जो रहेगा आपका फॉर्म से ले लिया जाएगा। अब उसमें जो रोल नंबर वो आ ही जाएंगे, आवेदन क्रमांक आपके रहेंगे, उसमें मेरिट क्रमांक वगैरह जो है वो ये बात की बात है, आपको कुछ नहीं पढ़ना। विज्ञापन संख्या इसमें आ जाएगा। पद कोड या क्रम संख्या अगर कुछ है तो वो आपको भरनी है। पदक्रम की जो अगर बात करें तो पदक्रम रहेगा बेसिक के लिए 1 रखना है आपको, और जो वरिष्ठ है उसके लिए 2 नंबर रहेगा। ये पद कोड या क्रम संख्या जो है वो आपको विज्ञप्ति के अंदर दी हुई है। जैसे आपने देखा होगा अगर विज्ञप्ति में, तो 1 नंबर पर आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 2 नंबर पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, पद कोड या क्रम पढ़ना है। फिर पद का नाम जो हो ही जाएगा आपका, बेसिक है या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है। विभाग का नाम, आवेदक का पूरा नाम, हिंदी में आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी जो अंग्रेजी वाला नाम आएगा वो आप नहीं चेंज कर पाओगे, हिंदी वाला नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसी प्रकार पिता का नाम अंग्रेजी में, हिंदी वाला आप चेंज कर सकते हो, अंग्रेजी वाला चेंज नहीं कर सकते। माता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आप अंग्रेजी में नहीं चेंज कर सकते, हिंदी में चेंज कर सकते हो। हिंदी वाले आप नाम जो है वो चेंज कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि खाली आएंगे ब्लैंक आएंगे। फिर आवेदक की जन्म तिथि हो जाएगी, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी 1 जनवरी 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे विज्ञप्ति में निर्धारित जो आयु है, विज्ञप्ति में जो अंतिम तारीख थी, डेट जो आपके काउंट करने की, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी एज काउंट करने की जो डेट थी, निर्धारित तिथि, उस तिथि को जो आपकी आयु है वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। नागरिकता, आरक्षण वर्ग, निःशक्त श्रेणी, धर्म वगैरह, विवाहिक स्थिति, विवाह तिथि आ जाएगी अगर कोई विवाहित है तो, और संतान का विवरण वगैरह हो जाएगा, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं आपको। फिर मूल निवास की बात करते हैं तो मूल निवास जो आपने पूर्व में आवेदन में जो एड्रेस दे रखा है, आपने पता जो दे रखा है वही आप इसमें दर्ज कर लेंगे। जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं पे, और पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता, ये लगभग लोगों के सेम होता है, किसी का अलग है तो वो अलग अलग अपना कर सकते हैं। राज्य, जिला, तहसील, जो राज्य और जिला और शहर, गांव, पिन कोड और फ़ोन नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ने, क्योंकि फ़ोन नंबर आपके शायद यहाँ ऊपर आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका बेसिक डिटेल के बाद में रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। ये है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का जो पेज है, वो आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से देखिए, ये आपको पहले टिक करना है। चेक बॉक्स जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो चेक बॉक्स करोगे। जैसे चेक बॉक्स करोगे ये सारे ऑप्शन जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम पढ़ना है। फिर ऐच्छिक विषय जो आपके वो पढ़ने हैं, 10th में नॉट एप्लीकेबल आएगा, और वर्ष जो आएगा वो आ जाएगा। अनुक्रमांक या रोल नंबर आपको पढ़ने हैं और फैच करना है।
फेच करने का मतलब होगा जैसे ये यहाँ से डाटा जो है वो आपके सीधे बोर्ड से डाटा इस रोल नंबर के बेसिस पे और ईयर के बेसिस पे आपके जहाँ बोर्ड होगा, जैसे आरबीसी है तो आरबीसी से यहाँ पे फेच कर लेगा। कक्षा 10 और 12 की आरबीसी से फेच हो जाएगी, उसमें परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ डिटेल्स आ जाएगी, जैसे नंबर्स वगैरह है, प्राप्तांक कितने हैं, वो सारी चीज़ें आएगी। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसको वेरीफाई आप कर दोगे। आपको देख लेना, आप जो अगर उसमें नंबर वगैरह नाम वगैरह सही हो तो आप उसको वेरीफाई करो। जैसे फेज पे क्लिक करोगे एक विंडो सामने आएगी जिस पर आपकी डिटेल्स रहेगी, वो आप मार्कशीट की वो डिटेल्स देख लेना और आप उसको वेरीफाई कर देना। इसके बाद बात करते हैं अपन 12th की। तो 12th की भी सेम यही प्रोसेस रहेगी। अब वही अपना बोर्ड और विश्वविद्यालय भरना है। ऐच्छिक सब्जेक्ट अगर आपके साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स, जिस भी आप स्ट्रीम से हो वो स्ट्रीम भरनी है, वर्ष भरना है, अनुक्रमांक भरना है और फेच करके आपको देखना कि फेच हो जाएगी। और अगर फेच होने में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, एक बार एक को फेच करना है, फिर सीधा डायरेक्ट इसको सबमिट नेक्स्ट करके सबमिट मतलब सेव करके नेक्स्ट कर देना, ताकि और वापस बैक आके फिर आपको 12th की इसके अंदर फेच करनी है। जैसे कि कई बार मतलब पूर्व की भर्ती में देखा गया ऐसी समस्या आती है, तो अगर ऐसी समस्या आए तो आपको इसी तरह से करना है। और फिर भी कोई समस्या आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कोई समस्या रहेगी तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। और स्नातक बीए बीकॉम आपके बीएससी जो भी है उसको डालना है। और जैसे आपके अति स्नातक है, यदि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर रखी है पीजी, तो पीजी की डिटेल्स यहाँ डाल देंगे। कई यूनिवर्सिटी की जो है मार्कशीट यहाँ फेच हो जाएगी, कईयों की नहीं होगी, तो जो नहीं होगी उनको आप मैनुअली अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई इतना घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेच हो रही है तो गुड एंड बेस्ट, नहीं हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना। जब अपनी यूनिवर्सिटी जैसे मैंने यहाँ पर इसमें मैनुअली डाल रखी है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, बैचलर ऑफ साइंस वगैरह, फिर वर्ष है, अनुक्रमांक वगैरह डाल के, परसेंटेज वगैरह डाल के मार्क्स वगैरह डाल दिए। इसी तरह आपको करना है। इस तरह पीजी की अगर आपके पास कोई डिग्री तो पीजी की डालनी है, और बीएड वगैरह है तो बीएड की, अगर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती है तो बीएड अगर है तो बीएड डाल दो, और पात्रता अगर कोई परीक्षा है तो वो डाल दो। अब बात करते हैं नीचे जैसे ये रहेगा, जैसे ये कॉलम जो है जैसे नीचे वाला है कंप्यूटर के जस्ट नीचे वाला जो कॉलम जैसे ब्लैक दिख रहा है आपको, वैसे यही ब्लैक था। लेकिन जैसे आप चेक बॉक्स पर आप ब्लू वाले चेक बॉक्स को, वाइट चेक बॉक्स को ब्लू चेक बॉक्स करोगे तो ये आपके ओपन हो जाएगा, और आप इसमें अपनी एक्सटर्नल जो है अतिरिक्त जो जैसे कंप्यूटर को आपके पास जो डिग्री है बीसीए वगैरह, वो तो बीसीए तो स्नातक में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है जैसे कोई भर्ती से संबंधित आपके कंप्यूटर अंदर से संबंधित जैसे पीजीडीसीए वगैरह है, या कोई भी और कंप्यूटर से संबंधित कोई स्ट्रीम में इंजीनियरिंग वगैरह, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। उसको आप यहाँ पर इस तरह से जैसे कंप्यूटर ये RACET यहाँ पर डाला, इसी तरह से आप भी अपना और डिप्लोमा डाल सकते हो। चेक बॉक्स को क्लिक कर दो और जितने भी आपके जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे एंट्रीज करके लास्ट में आपको PDF का ऑप्शन रहेगा। वो PDF का ऑप्शन कहाँ पे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। इस तरह से आपको ये अपलोड करना है। जितने भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट है वो आपको इस तरह से अपलोड करना है। PDF की साइज़ रहेगी 100 KB। जो फेच हो जाते हैं उनमें आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ से आपको एक PDF अपना आप यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक, आप डाउनलोड कर देख सकते हो कि आपकी वही मार्कशीट रहेगी, वही सारे मार्क्स वगैरह उसमें रहेंगे। तो जो फेच हो जाते हैं उनमें आपको अपलोड नहीं करना है, और जो नहीं फेच हो पाते उनमें आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, क्या कौन सी चीज़ में क्या करना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इस तरह से आपके पास जो भी एक्स्ट्रा हो 3-4 है उनमें आप ये से इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैनुअली अपलोड करेंगे उनके लिए PDF का ऑप्शन। इस तरह से आपको इधर स्लाइड करेंगे, जैसे इधर स्लाइड करेंगे तो आगे के ऑप्शन शो होंगे। मैं स्लाइड करने पर ये आगे के ऑप्शन जो है वो आपको इस तरह से हो जाएंगे, देख लो। क्लिक टू फेच, अगर फेच कर दिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं, फेच कर दिया तो आपकी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने फेच नहीं किया, जैसे ये ग्रेजुएशन की जो 3rd नंबर रो के अंदर जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट थी वो फेच नहीं हुई थी यूनिवर्सिटी, तो मैनुअली डाले हुए देखो नंबर आप इसमें देख सकते हो, ब्लैक नहीं है ना, वाइट है, तो इसमें मैनुअली डाले, प्रिंट डाल के नंबर डाल दिए, प्राप्तांक डाल दिए, और जितने परसेंटेज बने वो डाल दिए। कोर्स की जो अवधि थी वो जैसे ग्रेजुएशन है तो 36 महीनों की लगभग 3 साल की होती है, तो वो डाल दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ, जारी दिनांक अगर बात करूँ तो जारी दिनांक कहाँ पर आती है, आप मार्कशीट जब देखोगे जो आपकी कंसोलिडेट मार्कशीट होगी ग्रेजुएशन की, जो समेकित जो मार्कशीट होगी जिसमें तीनों ईयर्स, या अगर इंजीनियरिंग है तो 4th 4 ईयर्स की या सेमेस्टर वगैरह, तो उनकी सबकी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है। उसके जस्ट मोस्टली जो मार्कशीट्स होती हैं उनके अंदर तो क्या होता है, बॉटम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है, बॉटम के अंदर होता है, वो आपके डेट ऑफ इशू डेट जो है उसमें लिखी होती है, वो आपको इसमें डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से देखो ये PDF जो है डाउनलोड्स ये आप देख सकते हो, ये PDF है ना, यहाँ ऐसे आ जाएगी ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, और ये अपने यहाँ पर अपने क्या करना पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद में ऐसी आ जाएगी, अपलोड करने से पूर्व कैसे आएगी, ऐसा आएगी चूज़ करोगे फाइल, और वो आ जाएगी। लगभग 100 KB की रखनी है, 100 KB से ज़्यादा नहीं रखना, वरना समस्या हो सकती है। और जिनको PDF बनानी नहीं आती और या 100 KB की PDF उनसे नहीं बन रही, वो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर ले, जिससे आपको
उसका तुरंत समाधान कर दी जाएगी। आपको पीडीएफ बना के या जो भी आपकी दिक्कत रहेगी वो आपको सोल्व कर दी जाएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे ये मैंने RACT यहाँ अपलोड कर सकते हो, RACT भी आपको इसी तरह से पीडीएफ बना के, ये देखो ये ऐसे इस प्रकार से आपको अपलोड करनी है। तो इस तरह से आपको जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ तक अपना हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रही है, उनके लिए जो एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम जब फॉर्म भरा था तब वो क्या थे, अपीयरिंग थे, और एग्ज़ाम होने से पूर्व उन्होंने वो क्या कर ली, आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा था, और एग्ज़ाम में बैठने से पहले मतलब परीक्षा होने से पहले उसने वो अगर योग्यता उत्तीर्ण कर ली, तो उनके लिए ये चीज़ है। जो अपीयरिंग थे उनके लिए चेक बॉक्स आपको क्लिक करना है और ये सब चीज़ें करना है। इंटर्नशिप मोस्टली इंटर्नशिप वगैरह होती नहीं है। अगर किसी की इंटर्नशिप वगैरह है तो वो आपको अपनी इंटर्नशिप यहाँ पे दिखा सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन विवरण के लिए, और ऐसे भाई जो पदच्युत हो, दंडित हो, ब्लैक लिस्ट हो, विवर्जित हो, तो उसका परीक्षा नाम और कारण वगैरह यहाँ पर आपको लिखना है। ये हो जाएगा विवरण उनके लिए। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। हर चीज़ का ध्यान रखना, हर पेज के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, वो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन करना, जिससे कि आपका डाटा लॉस ना हो, जो आपने भरा है मेहनत करके वो सेव रह जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अंतिम सबमिशन फाइनल सबमिट तभी करना जब आप पूरा श्योर हो जाओगे कि भाई हमारा फॉर्म पूरा ओके है, तब जाकर आपको फाइनल सबमिट करना और पेमेंट करनी है। तब तक आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, क्योंकि टाइम खूब रहेगा। जब तक टाइम रहेगा तब तक आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। अब चलते हैं अपन अगले पेज पर। अगला जो पेज है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। जैसे हमने पहले बेसिक डिटेल्स भर ली थी, बेसिक डिटेल अपनी हो गई, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस में मोस्टली लोगों के नहीं है, और किसी का अगर एक्सपीरियंस हो तो वह आप उसमें डाल सकते हो। आपका जो भी स्ट्रीम से संबंधित एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं वापस आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, एक्सपीरियंस वाली कौन सी। अनुभव के लिए जो एक्सपीरियंस के लिए जो डिटेल्स है वो इस प्रकार से भरनी है। अगर कोई आपके पास पद से संबंधित हो, जो भी आपको पद का नाम हो, नियुक्ति अधिकारी हो वगैरह, जो ये आपके व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जिसके पास अगर ऐसी कोई मतलब अनुभव हो, मोस्टली के पास नहीं रहेगा, जिनके पास है वो आप इसमें इस तरह से भर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आप अपने सेल पे इसमें आपने डाल सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो अनुभव से संबंधित तो आप मुझे मैसेज करके बता दें, मैं उसको इंडिविजुअली बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। अब बात करते हैं आगे अपन आइडेंटिफिकेशन वाले। आइडेंटिफिकेशन वाले में आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने। फ़ोटो और साइन का कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो फ़ोटो जो है 50 KB से 100 KB, याद रखना 50 KB से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट देख लो, फोटो.jpg लिखा हुआ, JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, JPG या JPEG। और सिग्नेचर जो है, साइन जो है, आपके हस्ताक्षर जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। और वाइट पेपर पर आपको साइन करके और उनकी जो JPG फॉर्मेट में आप इमेज सेव करके आप इसको यहाँ पर 20 KB से 50 KB की साइज़ रखते हुए यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसको वही सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसमें सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे आ जाओ अगले पेज पर। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, अगले पेज पर आ जाओ। अगला जो पेज रहेगा वो रहेगा एप्लीकेंट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित है। तो इसमें जो ये हमने चेकलिस्ट भर रखी है, इसका एक वजह है कि हमने सारे इसके कॉलम ब्लू कर रखे हैं, क्योंकि ये जो ग्राम सेवक के अंदर जो दस्तावेज सत्यापन हुआ था उसमें किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो या तो ले रहा था एक दो कॉलम एक्सेप्ट कर रहा था या पूरा ही कर रहा था। तो इस वजह से हमने इसमें पूरा करा, जबकि इसमें पूरा नहीं करना है। आपको मैं कुछ इस प्रकार से बता देता हूँ। जैसे ए नंबर जो है फर्स्ट के अंदर आपको मैं बताऊँ, तो जो ये ए नंबर है आप देख सकते हैं ये, तो उसमें आपको क्या करना है, सर्वथा अनुरूप करना है। आपकी ये शैक्षणिक योग्यता सर्वथा अनुरूप है। जूम कर देता हूँ, देखिए आप आराम से देख लो। ये देखो, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के अनुसार अनुरूप है या नहीं, या उससे भिन्न अथवा किंतु समकक्ष है, तो आपको क्या करना है, उसमें करना है सर्वथा अनुरूप। तो एक तो ये चेक बॉक्स चेक करना है, मतलब इसमें आपको ब्लू करना है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की, आवेदन की अंतिम तिथि, ये उनके लिए। देखो इसमें उनके लिए भरना है, जिन्होंने प्राप्त कर ली उनकी तो आवेदन की अंतिम तिथि तो प्राप्त हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं की, मतलब जिन्होंने नहीं की उनको ये भरना है। तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में अपीयरिंग वालों के लिए, अपीयरिंग वालों को क्या करना है, ये वाला ऑप्शन भरना है, और जिन्होंने कर ली उनके लिए ये ऑप्शन भरना है। ठीक है। उसके बाद है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। अगर आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं की गई थी, अपीयरिंग था कोई, और अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, पाठ्यक्रम की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित हो चुका था, उनके लिए, मतलब एग्जाम में अगर आप आवेदन की अंतिम तिथि तक बैठ चुके थे या रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो ये उनके लिए भाई, यदि सम्मिलित हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। तो नॉर्मली सबको क्या करना है, इसमें अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित नहीं।
क्योंकि आपने पहले से ही कर ली, तो उसकी कोई जरूरी नहीं। कि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है। साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक, अगर तो इसमें आपको क्या करना, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण, आपको सीधा यहीं पे क्लिक करना है। उनके लिए जिन्होंने एपियरिंग भरना है, और जिन्होंने एपियरिंग नहीं भरा है उनको या तो खाली छोड़ देना है या फिर ये करना है, खाली छोड़ना है, इसको ये भरना नहीं है उसमें। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है। तो साक्षात्कार वाले में साक्षात्कार की स्थिति इसमें आपको पढ़ना नहीं, कि अपने साक्षात्कार वाला जैसा कुछ है नहीं, तो इसमें ये साक्षात्कार वगैरह नहीं पढ़ना है। तो इनमें जो नॉर्मली जो कैंडिडेट है जिनके पास शैक्षणिक योग्यता एग्ज़ाम की डेट, मतलब जो ये फॉर्म की जो डेट थी उससे पूर्व ही उनके पास थी, तो उनको एक तो शर्त अनुरूप भरना है, एक आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त भरना है, और बाकी परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण वगैरह ये सारे तीनों नीचे वाले कॉलम नहीं बने, ऊपर 2 ही भरने हैं। और जिनके एपियरिंग था उनके एक तो सर्वतानुरूप, और फिर आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, और अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित, और परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण, ये सभी चीज़ें बननी है। साक्षात्कार वाला छोड़ देना है। आगे समझ में। तो अब बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। अब आता है श्रेणी और वर्ग। तो श्रेणी और वर्ग के लिए आपको कुछ इस प्रकार से 3 ही चीज़ें बननी है। देखो, एक तो है कि भाई अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र में अंकित अपनी श्रेणी में है या नहीं है, तो उसी श्रेणी में, जैसे ओबीसी का तो ओबीसी में है, एससी का एससी में, एमबीसी का एमबीसी में, तो वो आपको उसी श्रेणी में। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ, तो आवेदन की तिथि से पूर्व ही उसमें आ चुका, क्योंकि आपने पहले अप्लाई कर उसी में आ गया। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो अगर मूल निवास आपने प्रस्तुत किया है तो उसके लिए भाई मूल निवासी है, तो मूल निवास इसमें आपको बता देना कि भाई राजस्थान का मूल निवासी है। टीएसपी एरिया संबंधित है तो टीएसपी एरिया के लिए। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, उसका राज्य जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो उसके लिए ये उस कैंडिडेट के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं अनुभव की। अनुभव जिनके पास अनुभव है उनके लिए, और अनुभव की शायद इसमें कुछ भर्ती में से कुछ रोल नहीं था अनुभव का, तो क्योंकि सीधी भर्ती परीक्षा है तो अनुभव का इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आपको ये नहीं भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी में विज्ञप्ति में निर्धारित जो तिथि तक आयु है वो हो जाएगी, और विज्ञप्ति की जो निर्धारित तिथि को आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 40, ये आप अपने नोटिफिकेशन में से देख के भर सकते हैं। मोस्टली 18 और 40 का रहेगा, आप 18 और 40 भी भर दें। अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट। अगर आयु सीमा में कोई छूट चाहता है तो ये उनके लिए, वो अपने जैसे ओबीसी का है और अनुसूचित जाति का है, तो वो जनजाति वगैरह SC ST का है, तो उनको अगर छूट चाहिए तो अभ्यर्थी जो हैं जिनको मैक्सिमम एज में छूट चाहिए वो अपने एज के सामने वाले कॉलम में टिक कर देना है। ये जो टिक है यहाँ पे आपको टिक कर देना, जैसे कोई भी जो भी है जिस कैटेगरी से संबंधित है उसके सामने वाले कॉलम में आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं नीचे। अब बात करते हैं, फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करके अपने को अगले पेज पे जाना है। आप देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अपना लास्ट जो है वो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब आपको जैसे आपने शुरू में 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र अपलोड किया था, वापस 10वीं की तो वही सेम ही बोर्ड का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा 10वीं और 12वीं का। और बीएससी के अंदर आपको वहाँ पर अगर आपने अंक तालिका की तो यहाँ पर आप उपाधि प्रमाण पत्र है जो अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से पीजी वगैरह का अपलोड हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। और जो एनओसी है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो हैं अगर एनओसी उनके पास है, उन्होंने ले रखी, तो एनओसी को भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसकी बेसिक डिटेल्स, जाति प्रमाण पत्र की क्रमांक। अभी क्रमांक की बात करें तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अंदर जो क्रमांक होता है वो आपके जारी क्रमांक जो होता है मार्कशीट के टॉप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, टॉप जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर ब्लैक लेटर्स के अंदर या रेड कलर के लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था। थोड़े बड़े बड़े कलर के लेटर होते हैं 5 या 6 कलर के, और अलग ही थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट होता है उनका, वो आपका जारी क्रमांक होता है। और दिनांक जो होती है वो आपके सबसे नीचे बॉटम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे बाएं हाथ के साइड के अंदर आपके हैं वो जो दिनांक दे रखी है वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। संलग्न संख्या में 1 2 3 आपको जैसे जैसे संलग्न करने वैसे आप इसमें आप संलग्न संख्या दे सकते हैं। मूल निवास भी इसी तरह से अपलोड करना है, और जाति प्रमाण पत्र भी इसी तरह से, और अन्य प्रमाण पत्र भी। मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के अंदर जो आपके नंबर दे रखे होंगे उनके जो जारी क्रमांक हैं वो वहाँ पर आप जैसे ही देखोगे सबसे पहले एक दिनांक लिखी रहेगी, दिनांक के पास में ही RJ ऐसे करके कुछ जारी क्रमांक रहेंगे। तो जारी क्रमांक अगर आप पूरा नहीं तो उनके पीछे के जो डिजिट होते हैं वो डिजिट अंक जो है वो लिख दो और डेट लिख दो, और
उनकी श्रेणी संख्या लिख के उनको, और उनके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको 50 KB के अंदर आपने, नहीं सॉरी 100 KB के अंदर जो आपने PDF अपलोड कर बना रखी है वो अपलोड कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अन्य प्रमाण पत्र के अंदर आपके पास जो अदर कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो यहाँ आपका अपलोड कर देना है। फिर आपको इस पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाओगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से प्रीव्यू आएगा। उस प्रीव्यू के अंदर आप अपने सभी डाटा चेक कर लें। ये जो आपके नाम हैं, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के जो क्रमांक वगैरह आपने जो भरे हैं वो सभी एक बार पूरा मिलान कर ले। आपके जो कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कितने प्राप्त किए, कितने परसेंटेज वगैरह है, क्या उनका रोल नंबर है, सारी चीज़ें एक बार पूरी शुरू से लगाकर अंत तक आपका जो ये प्रीव्यू है एप्लीकेशन प्रीव्यू के अंदर आप सारे डाटा एक बार वापस पुनः चेक कर लें। डाटा चेक करने के बाद में हमें करनी होगी फ़ीस कंप्लीट। फ़ीस के लिए आपको यहाँ पर पे फी का नाम आएगा, तो पे फी के अंदर जाकर आपको फ़ीस पेमेंट कर देना। फ़ीस पेमेंट करने के कुछ 3-4 तरीके रहेंगे। मित्रा के माध्यम से भी हो सकता है और आप ATM या जो आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग और UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें अगर पेमेंट करने में अगर किसी को कोई समस्या है या किसी को जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उनके लिए हम आपकी जो व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता कर दी जाएगी। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म है जो कंप्लीट भरना है। फ़ीस वगैरह जमा करवा के 100 रुपये समथिंग आपकी जो फ़ीस रहेगी, और चार्जेस अगर हो तो कुछ 110 रुपये समथिंग कटेंगे। और फ़ीस जमा कराने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट करके इसका 2 सेट में इसका प्रिंट तैयार करना, 2 सेट निकालने प्रिंट के। जो आपका चालान की जो है आपने जो फ़ीस इसमें भरी है उसकी एक कॉपी और साथ में एक फ़ोटोकॉपी, और 2 सेट इनमें आपको स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना। 2 फॉर्म आपको 2 कॉपी पूरा भरने के बाद में वही सेम आप वापस SSO पे जाओगे, तब आपको डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म के सामने जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो डाउनलोड करके उसकी 2 कॉपीज़ आपको तैयार करनी है। 2 कॉपी हो जाएगी स्क्रूटनी फॉर्म की, और उनके साथ प्रत्येक के साथ में आपको फ़ोटोकॉपीज़ अपने जो दस्तावेज है सारे, जिससे 10वीं 12वीं, मूल निवास, जाति, OBC, ग्रेजुएशन और चरित्र प्रमाण पत्र, सारे दस्तावेजों की एक कॉपी दोनों कॉपीज़ के साथ, दोनों स्क्रूटनी फॉर्म की कॉपी के साथ आपको अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और जो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म रहेगा जो प्रिंट निकलेगा वो लगभग 12 पेज का रहेगा। उसमें 2 पेज अटेस्टेशन फॉर्म के रहेंगे, वो आपको मैनुअली खुद भरने हैं और उस पर गजेटेड से आपको वेरीफाई करवाना है। तो ये ध्यान रखना, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा वो भी आप साथ में भर के लेके जाओ, साइन करवा के लेके जाओ, जिससे कि आपको प्रोविज़नल नहीं किया जाए या आपको दोबारा वहाँ पर वापस नहीं जाना पड़े या आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं निकले। इस वजह से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी उनके साथ में भरना। 10 पेज का तो हो जाएगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म, और 2 पेज का वो रहेगा अटेस्टेशन फॉर्म। टोटल 12 पेज का आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो प्रिंट निकलेगा उसमें से ब्लैंक पेज आएंगे वो अटेस्टेशन फॉर्म करेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है पहले पूर्व के अंदर, वो आप देख लें उसके अंदर, और देख कर आप वो अपना फॉर्म तैयार कर लें। इस तरह से आपको कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करके जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ये देख सकते हैं प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो विज्ञप्ति है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की, उसमें आप देख सकते हैं कि OBC का सर्टिफिकेट के लिए और इनके लिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए जाति प्रमाण पत्रों की जो अवधि है वो जीवन पर्यंत रहेगी, जबकि OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु नॉन क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के साथ मान्यता दी जाएगी। तो जो है आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल तक तो आपको कोई शपथ पत्र नहीं देना है, और 3 साल तक का अगर पुराना है तो उसके साथ आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। आपकी विज्ञप्ति में जो है स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा, ये देखिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। तो OBC का जो सर्टिफिकेट होगा, OBC है, MBC वगैरह, इनका सर्टिफिकेट शायद जहाँ तक है आपको अंतिम तिथि से पूर्व का ही होना आवश्यक है। तो इस तरह से आपको अपने जाति प्रमाण पत्र को तैयार करना है। SC ST इनकी जो है वैधता प्रमाण पत्र की वो जीवन पर्यंत होती है, तो इनको कोई नया पुराना ऐसा कुछ नहीं करवाना है। इनका जो जाति प्रमाण पत्र जो है इनके पास वो वैलिड होगा।
और EWS OBC इनके लिए जो प्रमाण पत्र की वैधता है, वैधता के अगर वैधता की अवधि के अंदर है तो शपथ पत्र के साथ मान्य है, और वैधता की अवधि के बाद का है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा ये। और नया बनवाया हुआ है वो भी निर्भर करेगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड उसको स्वीकार करता है कि नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि से पूर्व का, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होना चाहिए। इस तरह से आपको कंप्लीट जो ये आवेदन फॉर्म है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, और पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से भरना है। और हमारा ये जो वीडियो है शुरू से अंत तक आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं, और हमारे द्वारा आपका डाउट का जितना जल्दी होगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवबोध सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।